Purchase requisition. This document authorization the purchase department to order for the materials specified in the note. Since the materials purchased will be used by the production department, there should be constant coordination between the purchase and the production departments. A purchase requisition is form used for making a formal request to the purchasing department to purchase materials. This form is usually filled up by the storekeeper for regular materials and by the departmental head for special materials. तो परचेज रिक्वेजिशन आपका जो एक डॉक्यूमेंट है जो स्टोर्स इशू करेगा परचेजिंग डिपार्टमेंट को, एक फॉर्मल लेटर है ये कि आप मटेरियल्स परचेज करो, और जो मटेरियल परचेज करने हैं वो आपके परचेज रिक्वेजिशन में लिखे हुए होंगे, कौन सा मटेरियल परचेज करना है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करना है। आगे बढ़ते हैं। एट द बिगिनिंग ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिक्वायर्ड शुड बी ड्रॉन which should be reviewed periodically for any addition or deletion on the basis of standing order. बिगनिंग में एक लिस्ट बनेगी आपकी मटेरियल्स एंड स्टोर्स जिनकी रिक्वायरमेंट हमें पूरे ईयर में पड़ेगी। ईयर के बिगनिंग में, साल के शुरू होने पे हम एक लिस्ट बनाएंगे मटेरियल्स एंड स्टोर्स की जिनकी रिक्वायरमेंट हमें पूरे साल में पड़ेगी। उस को ये बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, कि ये सब तो हमें रेगुलरली चाहिए, तो ये इसके लिए हम बार बार रिक्वेशन नहीं देंगे। जैसे ही स्टोर्स, इसमें अब स्टोर्स कीपर की जिम्मेदारी होगी, जैसे ही ये मटेरियल खत्म होने लगे वो परचेजिंग डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करे और परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज करे। वंस एन आइटम इज इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड लिस्ट, इट बिकम्स ड्यूटी द परचेज डिपार्टमेंट टू अरेंज फॉर फ्रेश सप्लाईज बिफोर एग्जिस्टिंग स्टॉक एग्जॉस्टेड। एनी चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न शुड बी इन्फॉर्म्ड फॉर नेसेसरी। अब जो स्टैंडर्ड लिस्ट में आ गए तो परचेजिंग डिपार्टमेंट देखता रहेगा, जैसे स्टोर्स में वो मटेरियल खत्म होगा वो उसको परचेज कर लेगा। अगर कोई कंजम्पशन पैटर्न में चेंज होता है कि हाँ ज़्यादा हमें अब जो क्वांटिटी हमने स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखी थी उससे ज़्यादा चाहिए, तो आपको इन्फॉर्म करना होगा परचेज डिपार्टमेंट को, ताकि वो नेसेसरी एक्शन ले सके, मतलब ज़्यादा परचेज कर सके। फॉर कंट्रोल ओवर बाइंग ऑफ रेगुलर स्टोर मटेरियल्स, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज टू डिटरमाइन स्टॉक लेवल्स टू बी मेंटेन्ड एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज टू बी ऑर्डर्ड। In respect of special materials required for a special order or purpose, it is desirable that the concerned technical department should prepare materials specification list specifying the quantity, size and order. Inventory control system क्या है कि determine the stock levels, कितना हमें स्टॉक मेंटेन करना है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि मिनिमम स्टॉक लेवल क्या कितना होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर स्टॉक लेवल कब ऑर्डर, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज टू बी ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारा EOQ, कॉन्सेप्ट है हमारा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसमें हम समझेंगे कि कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है ताकि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हैंडिंग कॉस्ट दोनों ही लो रहे, मिनिमम रहे। परचेज रिक्वेशन नोट में एदर बी ओरिजिनेटेड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट in connection with the regular materials or by production planning or other technical departments. अब देखो, हाँ, और आपके जो नॉर्मल मटेरियल्स है, ये इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आपके ऊपर, प्रैक्टिकल तो नहीं आएगा। नॉर्मल मटेरियल्स है जो कि हमने बिगनिंग में डिसाइड कर लिया था कि ये मटेरियल की हमें रेगुलर जरूरत पड़ेगी, जिसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर भी बोल रहे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इनकी जो परचेज रिक्वेशन है PR है, इश्यू करेगा बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट इशू करेगा परचेजिंग डिपार्टमेंट को कि ये मटेरियल जब भी ये मटेरियल खत्म होने लगेंगे तो वो इशू कर देगा और परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज कर लेगा। लेकिन जो स्पेशल मटेरियल्स है, स्पेशल मटेरियल्स कौन से हो गए, जो हमें किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए अगर हमें स्पेशल मटेरियल्स चाहिए तो इसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट PR इशू करेगा। किसको करेगा? परचेजिंग डिपार्टमेंट कि ये मटेरियल हमें चाहिए, आप ऑर्डर कर दो पहले, ठीक है।
इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद इनवाइटिंग कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, नोटिफिकेशन मैटर। तीनों एक ही चीज़ है। कोटेशन इनवाइट करना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, नोटिफिकेशन। मतलब वेंडर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अपना कोटेशन दो। बहुत सारे वेंडर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, जिसका भी मिनिमम आएगा उससे हम परचेज कर लेंगे। तो सिंपल हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या ये सब मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट को ये सब क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं बिफोर इनिशिएटिंग, कि व्हाट टू परचेज, कौन सा मटेरियल खरीदने हैं, व्हेन टू परचेज कब खरीदने हैं, हाउ मच कितने खरीदने हैं, फ्रॉम वेयर किससे खरीदने हैं, व्हाट प्रोडक्ट प्राइस कितनी प्राइस पर। तो व्हाट टू परचेज का सिंपल है हमारा कि रिक्वेशन जो आएगा रिसीव फ्रॉम स्टोर्स, उसके हिसाब से हम परचेज करेंगे। इन केस ऑफ मटेरियल्स रेगुलरली मटेरियल्स आर परचेज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। अगर रेगुलरली मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा कि हाँ ये हमारी लिस्ट ऑफ वेंडर्स है, इन्हीं से ही हमें कोटेशन मंगाना है, इनको ही ऑर्डर देना है। या हो सकता है एक कोटेशन मंगाने के लिए हमने एक पूरे ईयर के लिए एक वेंडर डिसाइड कर लिया, उससे ही हम रेगुलरली परचेज करेंगे। व्हेन टू परचेज, कब परचेज करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको परचेज करना ही कब है। पहली बात तो इसमें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारे लेवल्स होते हैं हमारे, कब परचेज करना है। रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल। मेजरली जो यूज़ आएगा वो रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल, यानी कि स्टॉक का लेवल इस लेवल पे आ गया है। रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल मतलब स्टॉक इस लेवल पे आ गया है कि अब आपको और ऑर्डर कर लेना चाहिए। अगर आप ऑर्डर नहीं करोगे तो प्रोडक्शन में इंटरप्शन आ सकता है, प्रोडक्शन आपका बीच में रुक सकता है। स्टॉक की कमी की वजह से आपका प्रोडक्शन बीच में रुक सकता है, तो उसको ऐसा ना हो इसलिए रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल डिसाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वो लेवल जैसे ही स्टॉक का आता है तो हम नया परचेज ऑर्डर इशू करते हैं। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि कब परचेज करना आपको, जैसे कि सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, हाउ इजीली मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, कितने इजीली आपके मटेरियल्स अवेलेबल। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो इजीली अवेलेबल ही नहीं है, जो आज ऑर्डर देंगे तो बहुत टाइम बाद लगेगा, तो उसको तो हम बहुत पहले से हमें ऑर्डर करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हम वेट नहीं कर सकते कि जब हमारे पास डिमांड आएगी उस मटेरियल की, जब प्रोडक्शन ऑर्डर डिपार्टमेंट मांगेगा तभी हम ऑर्डर करें। नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा मटेरियल है जो हमें तुरंत मिल नहीं सकता। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो ईजिली अवेलेबल है कि डिफिकल्टली अवेलेबल। फिर आता है लीड टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द ऑर्डर फ्रॉम द परचेज सप्लायर्स प्लेस टू द प्रोडक्शन प्लेस। लीड टाइम आपका हो गया कि फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका वेंडर है, ये इसका गोडाउन है वेंडर, और ये हमारा फैक्ट्री है। अगर आज हमने ऑर्डर दिया तो वेंडर को टोटल कितना टाइम लगेगा उस ऑर्डर को प्रोसेस करने में, फिर वहाँ से जब वो गुड्स को डिस्पैच करेगा और हमारे यहाँ तक आने में, ये सारा टाइम मिला के कितना टाइम लगेगा। 7 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, कितना भी टाइम लग सकता है। तो ये एक लीड टाइम एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमें कब ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि टाइम से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना दिनों का मटेरियल तो हमें रखना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ मटेरियल्स आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच कंजम्पशन पैटर्न, कौन से मटेरियल जो आपके बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं तो उनका रेगुलर ऑर्डर देने पड़ेंगे, कौन से मटेरियल आपके जो कभी कभी यूज़ होते हैं उनका आप ऑर्डर कभी कभी दे सकते हो, और जब जरूरत पड़े तभी दे सकते हो। तो ये रिलेटेड टू द क्वेश्चन लेटर इन दिस चैप्टर, रीऑर्डर स्टॉक लेवल विल बी लर्न। रीऑर्डर स्टॉक लेवल जैसे मैंने आपको समझाया, हम आगे पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम विच इज ब्रीफली डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इज ऑल्सो द क्वेश्चन व्हेन टू परचेज। जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा जाएगा, लेकिन वो ब्रीफली डिस्कस किया गया है, आपका डिटेल में नहीं डिस्कस किया। हाउ मच टू परचेज, तो हाउ मच टू परचेज मैंने बताया था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे आगे कि कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी चाहिए ताकि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम रहे। प्लस सप्लायर भी अगर अलाउ करता है कि उस क्वांटिटी को ऑर्डर करने में, हो सकता है कि जैसे हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स आई, लेकिन सप्लाई कहता है कि मिनिमम आपको 500 का ऑर्डर देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं आपको सप्लाई नहीं सकता। तो वो भी एक फैक्टर डिसाइड करने में कि आपकी कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। ओके, वेयर टू परचेज, कहाँ से परचेज करना है।
कहाँ से परचेज करना है। देखो जो प्रोसेस होता है सिलेक्टिंग मटेरियल, सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल के सप्लायर को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो सेंसिटिव और क्रूशियल प्रोसेस होता है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बट स्पेसिफिकली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वेयर पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व। पब्लिक मनी मतलब जनता का पैसा, मतलब सरकारी पैसा, सरकार जहाँ इन्वॉल्व है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो होती है जो जिसके अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% या उससे ज़्यादा होती है। PSU जैसे SPI, ONGC, इंडियन ऑयल। तो वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सप्लायर कुड बी ए ग्रे एरिया विच अट्रैक्ट स्पेशल अटेंशन ऑफ रेगुलेटर्स लाइक CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर्स एंड अदर्स। अब PSU के केस में जो परचेजिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ग्रे एरिया होता है, क्योंकि अगर परचेजिंग ऑफिसर किसी को स्पेशल एडवांटेज देगा, नहीं हम तो आपसे ही लेंगे या आप जितने देर उतने भी ले लेंगे, तो उसमें गवर्नमेंट या फिर पब्लिक मनी का लॉस हो सकता है, काफ़ी लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ONGC में एक परचेजिंग ऑफिसर है, उसके पास कोई हमारा प्रोसीजर नहीं है, उसके पास फुल राइट है, वो किसी से भी परचेज कर सकता है। उसको मान लो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर करना है स्टील, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई वेंडर उसको बोलेगा कि आप मुझसे ले लो, मैं आपको अंडर द टेबल पैसे दे दूंगा 10%, जो भी आपके बचे। तो इससे क्या होगा कि जो वेंडर है वो महंगे में हमें सप्लाई करेगा, उससे हमारी परचेज कॉस्ट बढ़ेगी, उससे गवर्नमेंट का प्रॉफिट कम होगा, उससे प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस भी बढ़ेगी, उससे पब्लिक को भी लॉस होगा, गवर्नमेंट को भी लॉस होगा, पब्लिक मनी में रिस्क है। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं ये लोग। CVC होता है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि हर एक तो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है कि जो एक बॉडी है ये, जो विजिलेंस का मतलब है जो करप्शन, एंटी करप्शन बॉडी है, करप्शन पे ध्यान रखती है, करप्शन को पकड़ती है। और हर PSU ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक विजिलेंस डिपार्टमेंट भी होता है जो इस बॉडी को रिपोर्ट करता है और वो ध्यान रखता है कि कोई भी इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है परचेजिंग प्रोसीजर में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया है ना, परचेज मैनुअल जो कंपनी का है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। और CAG हो गया जो PSU या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता है, तो गवर्नमेंट ऑडिटर बोल सकते हो आप। तो ये भी लोग भी ध्यान रखते हैं। सेंसिटिव क्यों है, वही अट्रैक्ट अटेंशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विच इज सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ये मेरा वेंडर तो मेरे मामा का लग रहा है तो मैं इसी से ही ले लूँगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने कोटेशन सबमिट करने का, क्वालिटी चेक होगी, जो भी लोवेस्ट वन प्राइस कोट करेगा उससे हम और मटेरियल्स परचेज करेंगे। दिस मीन्स द सप्लाई सिलेक्शन प्रोसेस बी सच ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब जो हमने टेंडर निकाला वो सब वेंडर को देंगे टेंडर कि हाँ हमें ये मटेरियल की ज़रूरत है, आप अपने अपने कोटेशन दोगे। फेयर होना चाहिए कि जब डिसाइड किए जाए कि किससे ऑर्डर करना है तो किसी को भी अनड्यू एडवांटेज नहीं देना है। ऐसे नहीं कि मामा लगा तो ये तो ज़्यादा में भी दे रहा है तो इससे ले लेते हैं, नहीं, जो भी कम में देगा क्वालिटी बेस्ट होगी उसी से लेंगे। एंड ऑल सप्लाइज आर ट्रीटेड इक्वल टू गेट अपॉर्चुनिटी इन पार्टिसिपेशन इन टेंडर प्रोसेस। टेंडर प्रोसेस में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टेंडर पार्टिसिपेट करने की। द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स विद इंक्वायरी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, notification inviting tender. The geographical area for an inquiry, RFP or NIT can be local or global depending on the propriety, availability and government guidelines for materials to be purchased. RFP or NIT can be floated offline, that is manual process, or online by publishing on website or designated electronic marketplaces. One of the examples of electronic marketplaces is G है। एक मिनट,
सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका स्टार्ट होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल से। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का मतलब हो गया परचेजिंग डिपार्टमेंट एक रिक्वेस्ट देता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मतलब रिक्वेस्ट करता है सभी वेंडर्स को जो भी उसकी लिस्ट में, या ओपन टेंडर भी हो सकता है, तो सबको एक न्यूज़पेपर में निकालता है कि हमें इस मटेरियल की इस क्वालिटी की इतने क्वांटिटी की ज़रूरत है, आप अपने अपने कोटेशंस दो। तो उस रिक्वेस्ट को बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या नोटिफिकेशन इनवाइटिंग टेंडर। द जोग्राफिकल एरिया फॉर एन इंक्वायरी RFP कैन बी लोकल और ग्लोबल डिपेंडिंग ऑन द प्रोप्राइटी और लिबर्टी एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर इट। अब जोग्राफिकल एरिया मतलब कि जो रिक्वेस्ट हम दे रहे हैं कि जैसे मान लो कोई जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है अगर उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के ही वेंडर्स को अलाउ कर रहे हैं या पूरे इंडिया के वेंडर्स को अलाउ कर रहे हैं, तो वो डिपेंड कर सकता है कि हम कंपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, परचेज प्रोसीजर क्या है, मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी पे कि वहाँ पे अवेलेबल है या हमें पूरे इंडिया में अलाउ करना चाहिए क्योंकि अवेलेबिलिटी की कमी है उत्तराखंड में। तो RFP और NIT कैन बी फ्लोटेड ऑफलाइन भी आप दे सकते हो, और ऑनलाइन बाय पब्लिशिंग ऑन वेबसाइट और डेजिग्नेटेड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ऑनलाइन भी दे सकते हो और वेबसाइट पे, और ऑफलाइन दे सकते हो मैनुअली जाके। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ई मार्केट प्लेस इज GM। अब गवर्नमेंट ने एक अपना ई मार्केट प्लेस बनाया, जैसे कि अमेजोन है, वैसे गवर्नमेंट का अपना एक जेम पोर्टल बोलते हैं उसे। उसमें क्या होता है कि आपने अपनी रिक्वेस्ट दी कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, तो सब अपना अपना बिड करेंगे, जो भी लोवेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक सिस्टम में बता देगा ये L1 आया, आपको इससे परचेज करो। GEM, a dedicated e-market for different goods and services procured by government organizations, departments, PSUs. It aims to enhance transparency, efficiency, and speed in public procurement. It provides the tools of e-bidding, reverse e-auction, and demand aggregation to facilitate the government users achieve the best value for their money. एक डेडिकेटेड ई मार्केट प्लेस जैसे अमेजन की तरह ही जिस पे आप गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर कर सकती है कौन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या PSUs। इससे क्या ट्रांसपेरेंसी रहती है, एफिशिएंसी रहती है, स्पीड रहती है, और आप सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई भी आप वेंडर आप कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है कि मैं सप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर जब गवर्नमेंट जाके रिक्वेस्ट डालती है तो आप अपना आप अपनी बिड करो, जो अगर आप L1 आते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे और आप सप्लाई कर सकते हो। एट व्हाट प्राइस टू परचेज, अब आ गया हमारा एट व्हाट प्राइस टू परचेज। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग पैराग्राफ वेयर द L1 बिडर विल बी, L1 जो लोएस्ट आएगा उससे परचेज करेंगे। सिलेक्शन ऑफ कोटेशन आफ्टर इन्विटेशन ऑफ टेंडर, हमने इन्विटेशन दे दिया फ्रॉम द वेंडर्स। इंटरेस्टेड वेंडर्स हु आर फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया मेंशन, जो भी इंटरेस्टेड हैं और फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया हो सकता है कि जैसे आप मिनिमम आपका इतना टर्नओवर होना चाहिए, लास्ट ईयर में आपका इतना मिनिमम ऑर्डर आपने फुलफिल किए हैं, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देखी जाती है कि आपकी कैपिटल आपका, आप ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं हो, आप बीच में छोड़ के तो नहीं जाओगे, ये सब टेस्ट किए जाते हैं। इन द टेंडर सेंड देयर प्राइस कोटेशन, वो अपने प्राइस कोटेशंस भेजेंगे परचेज डिपार्टमेंट को। रिसिप्ट के बाद में ऑन द रिसिप्ट ऑफ कोटेशन एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस पे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या बनेगा कि सब वेंडर्स को इसे हॉरिजॉन्टली लिखे जाएंगे, जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, कंपैरिजन जैसे सब वेंडर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, जैसे कि वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3, वेंडर 4, फिर क्वांटिटी कितनी इन्होंने मेंशन करी चेक करें, मतलब क्वांटिटी तो हमने जो मांगी उतनी होनी चाहिए, लेकिन हम चेक करा जाएगा कि हो सकता है किसी ने कम लिख दिया, तो वो उसको फिर हम डिस्क्वालीफाई करें। प्राइस क्या क्या मेंशन करी, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बन रही है, फिर जो भी L1 आएगा इन पांचों में से उसको हम सेलेक्ट करेंगे, सिंपल। For selecting material supplies, the factors which the purchase department keeps in mind are price, quantity, quality, offer, time of delivery, mode of transport, terms of payment, reputation of supply। ये सब फैक्टर्स ध्यान रखते हैं। मेजर फैक्टर आपका प्राइस का रहता है कि जो मिनिमम प्राइस कोट गया उससे लेंगे, लेकिन क्वालिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्वालिटी हमारी मेंटेन होनी चाहिए। क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही तो फिर प्राइस फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि क्वालिटी अगर हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रही तो फिर उस वेंडर को तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन हो जाए, परचेज ऑर्डर तैयार कर जाएंगे और उनको फिर दिया जाएगा वेंडर्स को।
हैविंग डिसाइड ऑन द बेस्ट कोटेशन, डिसाइड कर लिया कौन सा बेस्ट कोटेशन था, दैट शुड बी परचेज मैनेजर जो भी है इशू करेगा फॉर्मल परचेज ऑर्डर, जिस वेंडर का एक्सेप्ट किया उसको फॉर्मल परचेज ऑर्डर इशू करेंगे, रिटर्न रिक्वेस्ट टू द सप्लायर टू सप्लाई स्पेसिफाइड मटेरियल स्पेसिफाइड रेट्स एंड विद इन स्पेसिफाइड, इसमें एक रिटर्न रिक्वेस्ट होता है कि आपको ये मटेरियल सप्लाई करने इतने टाइम में करने। जनरली कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर गिवन टू स्टोर और ऑर्डर इंटरनिंग, तो परचेज ऑर्डर की कॉपी एक कॉपी स्टोर्स को या जिस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर की रिक्वेस्ट करी थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट जो रिसीव जिसके बाद इंस्पेक्शन जो करता है डिपार्टमेंट उसको रिसीव करने के बाद, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इन सबको एक कॉपी जाती है और उस एक कॉपी हम डिपार्टमेंट में फाइल में भी रखते हैं ताकि फॉलो अप कर सकें, अप्रूव इनवॉइस का जब पेमेंट हो तब उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन, परचेज ऑर्डर के बाद में एडवांस पेमेंट के बाद में अगर हमने एग्री किया था तो रिसीव किया जाता है मटेरियल्स को, रिसिप्ट के बाद क्वालिटी का इंस्पेक्शन होता है कि वो परचेज ऑर्डर के हिसाब से क्वालिटी है क्या, सेटिस्फैक्ट्री इंस्पेक्शन के बाद में मटेरियल को रिसीव कर लेते हैं और गुड्स रिसीव नोट इशू किया था, गुड्स रिसीव नोट कि हाँ हमने गुड्स रिसीव कर लिए थे क्वालिटी इंस्पेक्ट करने के बाद, और जो गुड्स रिसीव नोट है वो जब पेमेंट होगी तब चेक किया जाएगा गुड्स रिसीव नोट कब इशू किया गया है नहीं, कौन चेक करेगा, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जब पेमेंट इशू करेगा वेंडर को चेक करेगा गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया कि जो मटेरियल आए वो क्वालिटी में प्रॉपर थे, मतलब उनका इंस्पेक्शन हुआ, गुड्स रिसीव नोट इशू हुआ। अगर कुछ मटेरियल ओके नहीं मिले तो वो रिटर्न किए जाएंगे वेंडर को अलॉन्ग विद मटेरियल रिटर्न नोट इशू कर देंगे कि हाँ ये क्वालिटी आपकी सही नहीं है तो हम आपको रिटर्न कर दें। गुड्स रिसीव नोट, ये तो हमें पढ़ लिया, मटेरियल रिटर्न नोट भी देख लिया हमने। चेकिंग एंड पासिंग ऑफ बिल्स पेमेंट, इनवॉइस जब रिसीव हो जाएगा सप्लायर से वो अकाउंट सेक्शन में जाएगा और क्वांटिटी प्राइस वो चेक करी जाएगी, गुड्स रिसीव नोट चेक किया जाएगा, परचेज ऑर्डर से चेक किया जाएगा और फिर उसके बाद पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्स। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन आएंगे कि आपको कुछ डिटेल्स दी होगी कि हाँ ये मटेरियल परचेज किए इसमें से इतने लॉस हो गए, फिर आपको बोला जाएगा कि प्राइस पर केजी निकालो, कॉस्टिंग निकालो मटेरियल्स की। तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी, अलग अलग आइटम्स दिए गए हैं, एक एक करके हम समझते हैं। बाकी वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्स का मतलब हो गया असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड, दैट इज कॉल्ड द वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो हमने खरीदा उसका कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट पर केजी कैलकुलेट करना इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्स। अब नॉर्मल देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो इंक्लूड में आपका रहा है कॉस्ट ऑफ परचेज, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स, net of trade discounts, rebates, duty drawback, input credit available, etc. and other costs incurred in bringing the material, जैसे कि फ्रेट, ड्यूटी, इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ कंटेनर। ठीक है, आप अलग अलग आइटम्स का एक एक करके डिस्कस करें, सिंपल डिस्कस करें। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो आइटम का मतलब क्या है, वो होता क्या है, फिर उसको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सिंपल, अब ऑफर चल रहे होते हैं, जैसे आप कभी शॉप पे जाते हो कि फ्लैट 50% ऑफ या बाय टू गेट 20% ऑफ या ऑन मिनिमम परचेज ऑफ 2000 गेट 10% ऑफ। तो ये जो ऑफर्स हैं, ये जो डायरेक्ट परचेज पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? आपके इनवॉइस में से लेस होता है। आपका जब इनवॉइस बनेगा कि 500 kg मटेरियल 10 रुपये के हिसाब से 5000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 500 नेट 4500, तो इनवॉइस में ही आपका लेस हो जाता है। तो इसको हमेशा हमें कॉस्ट में से रिड्यूस करना है, डिडक्टेड परचेज प्राइस में डिडक्ट करना है। दूसरा आता है क्वांटिटी डिस्काउंट।
क्वांटिटी डिस्काउंट होता है कि क्वांटिटी पे होता है आपका, मिनिमम आपने 500 क्वांटिटी खरीदोगे तो 10% का मिलेगा, और 1000 क्वांटिटी खरीदोगे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्वांटिटी का क्या है, अगर हमने क्वांटिटी एक साथ खरीदी तो तुरंत इनवॉइस में डिस्काउंट मिल जाएगा, और हमने थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी खरीदी और बाद में अचीव करी तो ये बाद में मिलेगा डिस्काउंट। लेकिन जब भी ये मिलेगा ये हमें रिड्यूस करना है कॉस्ट में से, हमारी जो मेटेरियल कॉस्ट है उसमें रिड्यूस करना है, परचेज प्राइस में से रिड्यूस कर देंगे क्वांटिटी डिस्काउंट। तीसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब जो वेंडर है वो उसको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो वेंडर आपको नॉर्मल क्रेडिट पीरियड देता है 60 डेज़ का, कि गुड्स सप्लाई होने के 60 डेज़ में आपको पेमेंट करना है। क्रेडिट पीरियड कितने दिनों का है? 60 डेज़ का। लेकिन अगर वेंडर को कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट है, तो वो कह सकता है कि अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट करते हो, मुझे 10 दिन में पेमेंट करते हो, 15 दिन में पेमेंट करते हो, तो मैं आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट जो दिया वो तो दिया ही है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे अर्ली पेमेंट कर देते हो। तो ये जो कैश डिस्काउंट है ये कॉस्ट में से लेस नहीं होगा, ये हमारे फाइनेंस इनकम, अदर इनकम में जाएगा। इसको कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम रिड्यूस नहीं करेंगे। अगर ऑलरेडी रिड्यूस है तो उसको वापस एड बैक कर देना है, नॉट डिडक्टेड। ठीक है। उसके बाद है सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव्स। सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव, सब्सिडी मिल गई, जैसे सब्सिडी नॉर्मली आपको गवर्नमेंट से मिलती है, कभी कभी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन से जो नॉन गवर्नमेंट है सब्सिडी कैसे मिलती है। जैसे मान लो आप पेंसिल बेचते हो, आपने पेंसिल सप्लाई करी गवर्नमेंट स्कूल के किड्स को, जो गरीब किड्स हैं, तो गवर्नमेंट ने आपको हो सकता है सब्सिडी दे दी हो कि अगर आप 5 रुपये की पेंसिल बेच रहे हो तो हम आप 10 की पेंसिल बेचते हो, अगर आप गवर्नमेंट कहती है अगर आप 5 की पेंसिल बेचोगे तो 5 रुपये हमसे लेना। तो ये तो सेल्स पे सब्सिडी हो गई। परचेज पे भी मिल सकती है सब्सिडी। तो सब्सिडी हमें रिड्यूस करनी है। परचेज पे क्या मिलेगी? जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को प्रमोट कर रही है, जैसे कि कोई फार्मिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जिसको फार्मिंग को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है, तो गवर्नमेंट आपको फार्मिंग इक्विपमेंट परचेज करने पे सब्सिडी दे रही है कि आप परचेज कर रहे हो तो। या जैसे अब गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे सब्सिडी दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पे आप जब मटेरियल्स परचेज करते हो तो सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट। तो ये सब्सिडी हम कॉस्ट में से लेस करेंगे। जीएसटी में आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट से अगर सब्सिडी मिली है तो लेस करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है, यहाँ पे सब्सिडी किसी से भी मिली हो, गवर्नमेंट से मिली हो या अदर सोर्सेज मिली हो, हमें रिड्यूस करनी है। सिंपल लग रहा है। तो ये तो थे आपके डिस्काउंट्स और सब्सिडी, जिसमें से हमें 3 तो हमने लेस किए, एक नहीं किया क्योंकि वो फाइनेंस इनकम बनेगी कैश डिस्काउंट। अब आपका आते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हम सिंपल रूल है कि नॉर्मली हम अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ऐड कर लेंगे, क्रेडिट मिलेगा तो ऐड नहीं करेंगे। क्रेडिट मिलेगा तो हमें मतलब एक तरह से रिफंडेबल हो गया ना। अगर हमें जीएसटी हमने पे किया और जीएसटी का क्रेडिट हमें मिल जाना है, आईटीसी हम ले लेंगे, तो वो तो हमारी कॉस्ट बनेगी नहीं। सिंपल रूल, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। रोड टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स पे किया, ये हमें इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता, इंक्लूड कर देंगे। जीएसटी का क्रेडिट मिलता है तो जीएसटी इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज क्रेडिट अगर क्रेडिट मिलता। अगर क्रेडिट नहीं मिलता हो, काफ़ी आइटम्स में हमें पता है आईटीसी नहीं मिलता, तो हम उसको फिर ऐड कर देंगे। ये आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं। अगर लिखा है क्रेडिट नॉट अवेलेबल, ऐड कर दो। लिखा है क्रेडिट अवेलेबल तो ऐड मत करो, और ऑलरेडी एडेड है तो रिड्यूस करो। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पर नॉर्मली हमें क्रेडिट नहीं मिलता। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा हो कि क्रेडिट अवेलेबल है तो आपको ऐड नहीं करना, तो कुछ नहीं लिखा तो मानेंगे क्रेडिट नॉट अवेलेबल और ऐड कर देंगे, एडिट। फिर आपका आता है पेनल्टीज। तो पेनल्टी जो होती है वो क्या नॉर्मली लगती है? पेनल्टी तो हमेशा गलती करने पे लगती है। पेनल्टी मतलब आपने कुछ इरेगुलर किया, कुछ एबनॉर्मल काम कर दिया आपने, तो पेनल्टी लॉजिकली आपकी ऐड होनी चाहिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है पेनल्टी? नहीं। पेनल्टी आपका एबनॉर्मल केस है तो आपकी ऐड नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ जो भी पेनल्टी के चार्जेस है वो समझ लेते हैं, लेकिन कोई सा भी ऐड नहीं हुआ। डीमरेज, डीमरेज आपकी पेनल्टी लगती है जब ट्रांसपोर्टर के द्वारा जब डिले कर देते हो आप अपलोडिंग और ऑफलोडिंग मटेरियल।
जैसे आपका ट्रक आपके गोडाउन में आ गया और आपके पास वर्कर थे ही नहीं और आपने माल उतरवाया ही नहीं ट्रक से गोडाउन में, तो इसमें गलती आपकी है ना, एबनॉर्मल गलती है। आपको पता है कि ट्रक आने वाला है तो आपको वर्कर्स रखने चाहिए थे और टाइम पे माल उतरवाना चाहिए था। तो इस टाइप के केसेस में पेनल्टी जो है ऐड नहीं करेंगे कॉस्ट में, एबनॉर्मल कॉस्ट है और डायरेक्टली कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज। फिर आता है आपका डिटेंशन चार्जेस फाइन। डिटेंशन चार्जेस फाइन्स इम्पोज फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ रूल और लॉ बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एबनॉर्मल कॉस्ट है, इंक्लूड नहीं करेंगे। डिटेंशन चार्जेस क्या होता है कि कोई रूल को आपने फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से डिटेंशन चार्ज लग गए, तो एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। पेनल्टी ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप की पेनल्टी इंक्लूड नहीं करेंगे। अदर एक्सपेंडिचर्स, अदर एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं आपके? इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस आर पेड फॉर प्रोटेक्टिंग गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, इट इज एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज। तो इंश्योरेंस है कि वो तो आपको कराना ही पड़ता है, ट्रांजिट गुड्स ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है। ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है कि जैसे अगर आपके रास्ते में कोई एक्सीडेंट की वजह से गुड्स का लॉस हो गया, गुड्स खराब हो गए, गुड्स जल के गिर गए, राख हो गए, गुड्स या एक्सीडेंट्स की वजह से आपका कोई लिक्विड मटेरियल था वो रोड पे स्पिलेज हो गया, तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस की कॉस्ट हमेशा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में ऐड की जाए। कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज अगर आप किसी को पे कर रहे हो तो वो ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज। फ्रेट इनवर्ट्स, इनवर्ट फ्रेट और आउटवर्ड्स दो टाइप के फ्रेट होते हैं। फ्रेट इनवर्ट्स होता है कि जब आपका मटेरियल वेंडर से आपके फैक्ट्री तक आता है, उस ट्रांसपोर्ट में का जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ट्स। और जब मटेरियल आपकी फैक्ट्री से कस्टमर के यहाँ जाता है तो उस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बोलते हैं फ्रेट आउटवर्ड्स। तो इनवर्ट्स हम हमेशा ऐड करेंगे, आउटवर्ड्स तो कस्टमर की कॉस्ट है, वो कस्टमर से चार्ज करेंगे। इनवर्ट्स फ्रेट इनवर्ट्स हमेशा ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज में, क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट का के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप कैसे मटेरियल को जब भी परचेज करोगे तो उसको लाना तो पड़ेगा ही आपको अपने गोडाउन में, तो लाने के लिए कॉस्ट तो लगेगी। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स में दो सिस्टम आपके, अगर कंटेनर्स आपके रिटर्नेबल है कि नॉन रिटर्नेबल। अगर नॉन रिटर्नेबल कस्टमर रिटर्न ही नहीं होंगे, आपको ही रखने हैं उनको, तो सिंपल आप उसकी कॉस्ट को ऐड कर देंगे परचेज ऑफ मटेरियल्स। रिटर्नेबल कंटेनर्स जो रिटर्न किए जाते हैं और उनकी जो कॉस्ट है रिफंड हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर शुड नॉट बी कंसिडर, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इफ़ द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर इज लेस देन द अमाउंट पेड, तो फिर शॉर्टफॉल को ऐड कर देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। वैसे मान लो आपने 100 लीटर्स ऑयल परचेज किया, जो कि आपको 20 लीटर के 5 कंटेनर में मिला। पर कंटेनर उन्होंने आपसे चार्ज किए 100 रुपये, तो 500 रुपये चार्ज किए। अब उन्होंने बोला नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है, तो ये 500 रुपये आपकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे प्लस। दूसरी बात उन्होंने बोला कि रिटर्नेबल है और 500 अब आपको रिफंड करेंगे, तो ये 500 रुपये अब आपके कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। अगर एडेड है तो फिर माइनस कर देंगे, नॉर्मली हम ऐड नहीं करेंगे। तीसरा, 500 रुपये आपने पे किए और उन्होंने कहा अगर आप रिटर्न करते हो तो हम आपको 400 रुपये वापस कर देंगे। तो 500 माइनस 400, 100 रुपये जो है कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, 3 केस हो गए। नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स पहला वाला, पूरे 500 ऐड कर दो। रिटर्नेबल कंटेनर्स कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। पार्शली रिफंडेबल है, 500 के 400 ही मिल रहे तो 100 रुपये ऐड कर दो। ठीक है, अब ये आपका इलस्ट्रेशन ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।